नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज सफलता की इस सीरीज में मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं उस शख्सियत से जिन्होंने राजस्थान की हाईएस्ट पेइंग जॉब है, हायर एजुकेशन है, उसके अंदर सबसे बड़ी जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। उसका हाल ही में रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट के अंदर ना केवल उनका सिलेक्शन हुआ है बल्कि फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। अपनी यूनिवर्सिटी में अंशुमान का स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जब इनका सिलेक्शन हुआ था और वो भी फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। फर्स्ट रैंक के साथ जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपका जो वो मोमेंट होता है 5 मिनट का, कि अपन सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट देखने के बाद अपन को लगता है कि यार क्या रिएक्शन करूं। कई बार खुशी के आंसू भी आते हैं, कई बार खुशी भी हो रही है। सबसे वो जो दौर था ना 5 मिनट का, वो दौर बताओ आप एक बार स्टूडेंट को, क्योंकि वो सब जीना चाहते हैं अपने जीवन में। सबसे पहले आपने किन को इन्फॉर्म किया था, आपको कैसे पता चला था? थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 28 अगस्त को इंटरव्यू हुआ था और नेक्स्ट डे ही एज़ यूजुअल एज़ पर द ट्रेंड रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। मैं अजमेर से जयपुर आ चुका था अपने सेंटर फॉर म्यूजियोलॉजी कंजर्वेशन, जहाँ से मेरा पीएचडी चल रहा है अभी। तो शाम के लगभग 4:30 ही बज रहे थे, ऑलमोस्ट 24 घंटे के बाद में रिजल्ट अनाउंस हो गया था। और जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड करा उसमें रोल नंबर मुझे मेरा मिला और एक मतलब इसे उस मोमेंट को अगर मैं रिलीव करना चाहूँ अभी, तो ऑलमोस्ट एक 8 से 10 साल का एक बहुत बड़ा इंतज़ार रहा था इस पल को, जिसका मैं वेट कर रहा था कि कब ये कुछ होगा, जब एक कॉन्क्रीट हमें मिलेगा कि हम हाँ फाइनली अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं। सो वो मोमेंट अराउंड 4:30 बजे 29 अगस्त 2024 को वो मौका मिला मुझे। और सबसे पहला कॉल विदाउट एनी डाउट सिंपली मम्मी को ही गया है मेरा सबसे पहले। और मोस्ट ऑफ पीपल है उनका एग्जैक्टली, मम्मी को ही जाता है। यस यस, एंड इट मस्ट बी। तो मम्मी को ही सबसे पहला कॉल गया और फिर मम्मी ने पापा को बताया। और उसके बाद में जो भी उनका एक मैं महसूस कर पा रहा था, जो एक सांस लिए उन्होंने राहत की, कि एक बहुत लंबा समय उन्होंने बताया है कि क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी। कभी कभी भी क्विट नहीं किया था लाइफ में और चैलेंजेस बहुत सारी फेस हुई हैं। बट अल्टीमेटली वो उस दिन सारी चीज़ें, जितना भी दौर रहा, जैसा भी रहा, सब वर्थ इट लगा था। और मम्मी की आवाज़ से पता चल रहा था शी वॉज सो हैप्पी डीप डाउन। और पापा सबसे ज़्यादा खुश हुए थे और भी, क्योंकि और उसके बाद बहुत मैंने अपने कुछ प्रोफेसर्स को भी इन्फॉर्म किया था। तो फर्स्ट मेरी ये 3 कॉल उन्हीं लोगों को गए थे। बहुत अच्छा। अपन अंशुमन से ये भी जानेंगे कि उनकी पढ़ाई है वो कैसे हुई है, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, इंटरव्यू कैसे गया था, पूरी इनकी जर्नी है, उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंशुमन है वो अजमेर के रहने वाले हैं। आपका प्राइमरी एजुकेशन कब से स्टार्ट हुआ था और क्या मतलब उसमें कब कंप्लीट हुआ था, कहाँ से हुआ था ये? और उसके बाद में एक चीज़ और बता देता हूँ कि अंशुमन है, इनका म्यूजियोलॉजी है, उसके उस विषय के अंदर उनकी फर्स्ट रैंक आई है। तो थोड़ा सा आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन है उसके बाद में इस तरफ कैसे झुकाव हुआ था? जी। सो जर्नी स्टार्ट होती है आई थिंक 1996 से, जब एलकेजी में एडमिशन होता है थ्रू आउट एक ही स्कूल से, सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। वहीं से मेरा पूरा स्कूलिंग हुआ है फ्रॉम यूकेजी टू 12th। उसके बाद में 12th में एक आई थिंक वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर डिसीजन मैं कहूँगा। और आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड थिंक अबाउट दैट, कि जो आपको पसंद आता है लाइफ में वही करना चाहिए। सो 2010 में जब मैं 12th में आ गया था, और उसके बाद एज यूजुअल 10th के बाद में साइंस स्ट्रीम के साथ मैं भी चले गया था, बट 11th किसी तरह मतलब हो 12 गया। तक आपके साइंस स्ट्रीम थी? हाँ, 12th के फर्स्ट क्वार्टर तक मैं कहूँगा, पहले क्वार्टर तक। बट उसमें फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि तब मेरा एक जैसे हम कहेंगे कि एक पैराडाइम शिफ्ट मोमेंट होता है। तब मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, साइंस को मैं नहीं कर पाऊंगा इतना। आई वॉन्ट बी एबल टू डू जस्टिस विद साइंस एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स। सो मे बी मुझे ह्यूमैनिटीज़ में ही बहुत इंटरेस्ट है, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, ये सब सब्जेक्ट बहुत इंट्रीग करे हैं हमेशा से। तो 12th में ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई विल शिफ्ट माई स्ट्रीम। सो आर्ट्स के बाद में मैं साइंस में गया, एंड दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डिसीजन आई टुक। तो उसके बाद में फिर ग्रेजुएशन के लिए आई वेंट टू हिंदू कॉलेज, दिल्ली हिंदू यूनिवर्सिटी। कॉलेज डी यू हाँ, दिल्ली में? डी यू। सो आई गॉट द एडमिशन देयर इन हिस्ट्री ऑनर्स।
तो वहाँ से फिर 2013 में मैं पास आउट हो गया, अराउंड 2013-14 में। उसके बाद में फिर मन किया कि मुझे कुछ हिस्ट्री में और थोड़ा डीप पढ़ने की ज़रूरत है। सो आई गो ग्रेजुएशन में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे? ग्रेजुएशन में एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर और कुछ दूसरे पेपर्स लाइक सिटीजनशिप इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड एंड बेसिक जनरल हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट्स एंड अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हमारे होते थे वहाँ पर। सो ये पूरा रहा, मतलब हिस्ट्री थ्रू आउट हमने पढ़ा, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री सारा। और उसके बाद में फिर आई डिड माई मास्टर्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे। फिर 2016-17 में वहाँ से मैं पास आउट हुआ। उसके बाद में फिर यहाँ 2 करियर ऑप्शंस मैंने अपने लिए, जब हम डिसाइड कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में आने के बाद में। यूनिवर्सिटी से पहले मैं इतना कॉन्क्रीट डिसीजंस नहीं लिए थे फॉर माय करियर, बिकॉज आई बिलीव कि यूनिवर्सिटीज़ वो प्लेग्राउंड्स होते हैं जहाँ हम खुद को खोलते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि अल्टीमेटली हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो अपने आप को कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया था। ऑल्दो एक चीज़ बचपन से हम सोसाइटी में सुनते आते हैं कि वी शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज और ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो तो एक चीज़ रखी थी मैंने साथ में। इन सिविल सर्विसेज ऑल्सो आई नेवर चूज फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज, जो मोस्ट टॉप फेच्ड अप सर्विसेज होती हैं उस एग्ज़ाम की, बट आई प्लान फॉर द इंडियन फॉरेन सर्विसेज और या फिर मेरा सब्जेक्ट। यही 2 चीज़ें मैंने अपने करियर के लिए उस समय डिसाइड कर ली थी सिंस माई मास्टर्स इन आर्कियोलॉजी, जब मैं बॉम्बे था। उसके बाद से पास आउट हुआ और फिर सोचा कि चलिए अब कोशिश करते हैं अपने पहले प्लान के लिए, देखते हैं क्या होता है। सो 2017, 18, 19 इस तरह से अटैम्प्ट आफ्टर अटैम्प्ट होते गए। बट मैथ्स, जैसा कि मैंने बताया, 2012-10 में ही जब डिसीजन लिया था कि साइंस होने वाली है नहीं, और मैथ्स मतलब जिसे कहते हैं खून सूख जाता है। और मुझे कोई शर्म नहीं है बात कहने में, पर मैथ्स से कभी बनी नहीं। तो सेम चीज़, बट मैथ्स ने वही सीसेट का पेपर, जैसा शायद स्टूडेंट्स जानते भी होंगे यहाँ पर होता है, सो वो कभी भी मेरे फेवर में चीज़ें हुई नहीं। बाकी चीज़ें अपनी जगह सब सही चली, और जितने सब्जेक्ट्स हैं जो शायद एग्जाम में आगे तक काम भी आते, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सीसेट वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, और मैं भी पूरा नहीं कर पाया उन चीज़ों को। बट कोई भी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं रहा। बट ईयर आफ्टर ईयर वही हुआ कि प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है, कि अब क्या किया जाए, तो वो सारी चीज़ें थी। तो 2021 में जब कोविड लॉकडाउन आ गया, 2020 का जब प्रीलिम्स हो गया था, उसके बाद में बहुत एक तरह का मैं कहूँगा, ऑल्दो आई हैव बीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इवन आई वॉज, आई एम, एंड आई होप आई विल ऑलवेज, बट कोविड का टाइम कुछ ऐसा रहा था कि सब मतलब ऐसे दौर चल रहा था कि क्या होगा, एक तो अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा थी। एग्जैक्टली। तो आसपास सोसाइटी में भी हम देख रहे थे, तो एक नकारात्मक माहौल सा हो रहा था, बहुत पेसिमिज्म फैल रहा था सब जगह, बट उम्मीदें भी दिख रही थी। बट खुद हम जब एज ए स्टूडेंट हम अपना देखते हैं कि हम इतने टाइम से ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, 3-4 अटैम्प्ट हो गए हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, और मतलब स्टेक्स बहुत हाई हैं कि मतलब एज पास आ रही है अराउंड, मैं तब 27-28 साल का हो चुका था, और इस एज पे आने पे सबको लगता है कि एक पेशेंस खोने लगता है सबका, और मुझसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा इमेंस, क्योंकि वो क्या सोच रहे होते हैं शायद वो कभी हमें चीज़ें बताते भी नहीं हैं, बट उनके अंदर क्या चल रहा होता है और हम उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, सिर्फ बोलने से भी नहीं हो सकता सब कुछ, हमें भी रिजल्ट्स देने होते हैं। तो इट्स लाइक कि हम क्वालिटेटिव कितना भी कर लें, लेकिन क्वांटिटेटिव चीज़ें भी मैटर करती हैं, फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो 2020 के बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी कि देयर इज सम एक पार्ट टाइम एंगेजमेंट चाहिए इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आई वुड लाइक टू टेक हिज नेम, आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड शिवम, वो मेरे साथ जेवियर्स में ही था आर्कियोलॉजी में। सो उसने मुझे कहा कि आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं कुछ टाइम के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है हमारा, उसके साथ मैं काम करूँ। तो वो कुछ काम करने का मौका मिला, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा उसका, तो वो चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद में वहाँ पर एक तरह का एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जो मैं अपने कमरे में 3-4 महीने तक बैठा रहा था, साल तक, और अटैम्प्ट आफ्टर अटैम्प्ट में कर रहा हूँ। अच्छा, बियॉन्ड सिविल सर्विसेज जैसा मैंने पहले बताया, और कुछ देखा भी नहीं था। जब मैं ये दौर मतलब बीच में एक थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, 2-3 बार प्रीलिम्स नहीं होता है यूपीएससी का, उसके बाद एक बहुत स्ट्रगल वाला दौर आता है कि यार अब क्या करें, और अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, जबकि फेज आगे 3 और पड़े हैं,
तो ये दौर मतलब इससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट अगेन एटीट्यूड हमेशा वही रहा कि गिव अप कभी नहीं करना है। और जब मैं एक चीज़ में हूँ, तो मैं एक ही चीज़ में रहा, उसके साथ मैंने दूसरा कुछ नहीं लिया। हालाँकि दूसरा प्लान मैंने सोच रखा था, बट ये भी था कि जब उसे इम्प्लीमेंट करूँगा, तब उसके साथ सिविल सर्विस नहीं रहेगा। एक पूछो दोनों मैं आपको, चीज़, यस। जैसे आपने बी प्लान सोच रखा था, लेकिन इस दौरान जैसे हर बार फेलियर पे फेलियर आ रहा था, यस। तो मतलब आपकी मोटिवेशन की अंदर से वो कहाँ से आ रहा था? वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, जैसे अपन कई बार दोस्त से बात करते हैं, अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, या जो अपने निकटतम जो भी हैं उनसे अपन बात करके अपने दिल की बात वहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद फिर लग जाते हैं। यस। वो आपका क्या था उस समय? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो मैं कहूँगा एक सेल्फ मोटिवेशन जो मेरा कॉज है, क्योंकि मैंने कभी भी ड्रीम्स नहीं देखे। आई ऑलवेज फाइट फॉर द विजन, क्योंकि आई बिलीव कि विजन्स आर ब्रॉडर देन योर ड्रीम्स। तो अगर विजन होगा, सो नो मैटर व्हाट कि हम किस वे में उसको फुलफिल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अब इस पोजीशन पे आने के बाद में जिन चीज़ों को मैं अब कर पाऊंगा, सो मे बी वो और डायरेक्ट वे में होगा, जो मे बी शायद मैं फॉरेन सर्विसेज में जाने के बाद उतने डायरेक्ट वे में नहीं कर पाता। सो मोटिवेशन हमेशा से खुद का भी रहा, खुद के आसपास जितना हम चीज़ों को पढ़ते थे, सोसाइटी को देख रहे हैं, घर में हम देख रहे हैं पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, हर चीज़ों को एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उन एक्सपेक्टेशन से एक मोटिवेशन खुद निकल के आता है कि नहीं भाई, चीज़ें तो होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर मे भी देर से होगा, इतना पता था। और हम बोलते भी है कि समथिंग इज बेटर लेट देन नेवर, कभी नहीं से अच्छा थोड़ा देर से सही। देर से सही। तो ये चीज़ हमेशा मैंने मान के रखी अपने लिए। और फिर उसी के बाद जब मैंने बताया कि जब मैं जबलपुर गया मध्य प्रदेश 2021 में पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ काम करने के लिए, उसके बाद एक शिफ्ट आया, एक अगला शिफ्ट जो मैं कहूँगा 2010 के बाद में एक बड़ा शिफ्ट, कि एक रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, दिस इज़ द मोमेंट कि अब मुझे अपना दूसरा करियर ऑप्शन जो है, जो भी दोनों ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है मेरे लिए, को किसी ने भी कभी फोर्स नहीं किया था किसी चीज़ के लिए भी, ये भी मैं बताना चाहूँगा। तो मैंने कहा कि अब इसको हम जो है करते हैं। सो जैसे ही मैं आया वहाँ से एक्सकवेशन से जबलपुर से वापस, तो मैंने अप्लाई कर दिया, थोड़ा इंटरनेट सर्च किया, क्योंकि पहले के टाइम में इंटरनेट इतना रीचेबल नहीं था और चीज़ें अब ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई थी। तो पता चला क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा आर्कियोलॉजी की जब मैं कर रहा था बॉम्बे से, तब ये एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोडक्शन टू म्यूजियोलॉजी। मैं बताना चाहूँगा म्यूजियोलॉजी वी ऑल्सो नो एज द म्यूजियम्स स्टडी, संग्रहालय विज्ञान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, अक्सर लोग संगीत के साथ इसे कंफ्यूज कर देते हैं। तो उसमें फिर मुझे मास्टर्स करने का बहुत मन हुआ, क्योंकि एकेडमिक्स में जाना है, सो ये थोड़ा स्ट्रक्चर पता था कि वी हैव टू क्लियर द यूजीसी एग्जाम्स, और हमें मास्टर्स भी करना होगा और उस तरह से आगे बढ़ना होगा। सो मैंने अप्लाई किया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ पता चली कि कैलकरा यूनिवर्सिटी है, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट दिल्ली है, जो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज हो चुका है, और BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से आई अप्लाइड फॉर BHU। उसमें फिर एंट्रेंस था, एंट्रेंस को हमें क्वालिफाई करना था, उसके बाद में वो एडमिशन होते। बट थैंकफुली जो भी मैं अपने प्रीवियस मास्टर्स में पढ़ा था म्यूजियोलॉजी के पेपर में, ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स वो इतने फ्रेश थे दिमाग में, बिकॉज अगेन वही चीज़ की उस चीज़ के लिए बहुत इंटरेस्ट था, तो वो चीज़ हमेशा एक सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी थी। तो कभी भी इतना स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ा एंट्रेंस में भी, बट थोड़ी सी चीज़ों को ब्रशअप किया और वो सारी चीज़ें हुई, फिर मास्टर्स हो गया। और फिर मास्टर्स के ही फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर में ही UGC का एग्ज़ाम हुआ था। सो आई अप्लाइड फॉर दैट। आई थिंक फर्स्ट टाइम ही वो एग्ज़ाम मैंने फेस किया था, और वो आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड कि हम कहते हैं कि आई ऑलवेज से कि डेस्टिनी ऑलवेज डिसाइड फॉर यू। आई थिंक अमिताभ बच्चन के शब्द मुझे याद हैं। आप जो मोटिवेशन की बात पूछ रहे थे, तो कुछ उनकी लाइंस भी बहुत हमेशा मोटिवेट करी, जो KBC में जो मैं अक्सर देखता भी हूँ। ही यूज्ड टू से कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो तब आपकी नहीं ईश्वर की मर्जी होती है। तो वो वर्ड्स हमेशा दिमाग में उनके रहते थे, और जब भी चीज़ें जैसे जैसे हुई, आई थिंक UGC का एग्ज़ाम जो है फॉर द फर्स्ट टाइम दिया, और वो हो गया बहुत स्मूथ तरीके से, सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू। और जो मेरा UPSC को ईयर्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि बहुत उस प्रिपरेशन ने कंट्रीब्यूशन किया है इस सक्सेस में, जो अभी भले ही बड़ी आसान लगेगी, लेकिन वो पीरियड जो हमारा था, इसलिए आई से दैट ऑल्सो कि कभी भी रिग्रेट नहीं रहा किसी भी चीज़ का। ये चीज मतलब ये भी साबित करती है कि यार UPSC में भले ही फेलियर रहा हो, वहां पे वो जोन देखेंगे तो अपन एक फेलियर का जोन है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रैंक लाना ये बहुत बड़ी बात है। और एक इसके बारे में मैं छोटी सी बात कहूंगा कि यार मतलब अपन मेहनत करते हैं ना, उस समय अपन को यही लगता है कि यार कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सरस्वती माँ है ना, ये किसी का भी उधार नहीं रखती है। विद इंटरेस्ट जितना अपन सोचते ही नहीं है उतना वापिस चुकाती है। बस वो शिद्दत से, ईमानदारी से, अपनी मेहनत
वो अपन करें। बिल्कुल, एजुकेशन इज योर इन्वेस्टमेंट, इट इज नेवर अ वेस्टेज ऑफ टाइम और एफर्ट्स और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। यस, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है कि रिटर्न्स मिलेंगे ही रिटर्न मतलब इसके और इतने मिलेंगे जिसका अपन ने कल्पना नहीं की है। इतना जो मुझे मिला है, आई नेवर इमेजिन्ड फॉर दिस, और इतना जल्दी होगा ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था। सो वही फिर यूजीसी का एग्जाम हो गया फर्स्ट ईयर में ही, और जैसे ही फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए सेकंड ईयर में एमए म्यूजियोलॉजी के बीएचयू में, उसके बाद ही ये रिजल्ट दिस वैकेंसी अनाउंस्ड बाय द आरपीएससी की एसएएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हो रही हैं। देन माय एसोसिएट प्रोफेसर टोल्ड मी कि आई मस्ट अप्लाई फॉर दिस बिकॉज दीज आर द गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जो वंस इन अ लाइफ टाइम होती हैं। तो मैंने इस चीज़ के लिए बिना सोचे समझे अप्लाइड फॉर दिस। बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएंगी, बिकॉज पब्लिक सर्विस कमीशंस, बीट यूपीएससी, आरपीएससी जो भी एग्जाम्स लेते हैं, they considered as one of the most toughest exams of any kind जो भी होते हैं। तो उस कंपटीशन को फेस करना, और फिर तो थोड़ी उम्मीद थी कि मे बी आई थिंक आई शुड ट्राई, क्योंकि अभी मास्टर्स ही हुआ है और पीएचडी का भी चल रहा था फिर, तो सारी चीज़ें एक साथ अगेन की वही, अब ये ईश्वर की मर्जी थी जो हुई है। बाकी मैं एक बात बता देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो राजस्थान के अंदर आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट लगते हैं, उसके बाद जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं वो प्रमोशन के माध्यम से लगते हैं। और ये राजस्थान की सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है, मतलब इसका 6000 पे ग्रेड होता है। उसके बाद में राजस्थान सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है, जैसे एसडीएम है, डीवाईएसपी है, उनका 5400 पे ग्रेड का होता है। तो 6000 पे ग्रेड, और जो हायर एजुकेशन होता है उसके अंदर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर ये सबसे बड़ी जॉब है, और उसके अंदर फर्स्ट रैंक आई है अंशुमन की। अपन थोड़ा सा अंशुमन से ये जानेंगे कि ये जो प्रिपरेशन है इस दौरान इन्होंने अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार किया था। 3 पेपर होते हैं और इसमें जीके वाला पार्ट है वो कैसे तैयार किया था। उसके बाद अपन इंटरव्यू की जर्नी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने जैसे नोटिफिकेशन आया उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? हाँ, जस्ट आफ्टर नोटिफिकेशन तो अप्लाई कर दिया था। आई थिंक 31 जुलाई 2023 की बात है ये, जब नोटिफिकेशन हुआ था। तो उसके बाद में तो थोड़ा हम अपने सब्जेक्ट में पीएचडी वगैरह उस सब में बिजी रहे। तो आपने अंशुमन बैलेंस कैसे बनाया? मतलब जैसे 3 पेपर होते हैं, जीके वाले पेपर का तो लेना देना नहीं होता, म्यूजियोलॉजी होता है उससे तो कोई लेना देना अलग है एकदम स्ट्रीम। तो इन दोनों के मध्य बैलेंस बना के और एक निश्चित टाइम पीरियड में आपने कैसे ये जर्नी? वही जब सिलेबस पेपर स्कीम देखी मैंने कि कैसे पेपर्स होंगे कौन कौन से, तो म्यूजियोलॉजी का तो अभी फ्रेश हम पास आउट हुए ही थे, तो सारे चारों सेमेस्टर्स की चीज़ें दिमाग में क्लियर थी। बट एक मेन कंसर्न लग रहा था पेपर 3 का, क्योंकि राजस्थान से एक काफ़ी लंबा, जैसा कि बताया आपको मैंने, 2010 के बाद मैं हमेशा बाहर रहा और चीज़ें उतनी कट आउट हो गई थी। जो थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमने पढ़ा भी था 11th तक 12th तक राजस्थान का, या ज्योग्राफी हो गई या राजस्थान का पॉलिटी हो गया, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न हो रहा था कि 50 मार्क्स हैं। और सबसे बड़ा कंसर्न ये भी था कि ये एक ही मौका है, अब ऐसा नहीं कि दोबारा से कुछ ऐसा हो जाएगा या चीज़ें कब होंगी भी नेवर नो। तो कुछ ये सब्जेक्ट भी म्यूजियोलॉजी ऐसा रहेगा कि हर बार इसमें पोस्टें आए, ये जरूरी भी नहीं है। यस, ये कभी भी सर्टेनिटी रहती है, कब होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता रहेगा। तो उसको लेकर के थोड़ा फिर इंटरनेट पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना शुरू किया कि बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि बुक्स को भी पढ़ते जाएंगे वी नेवर नो कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिकॉज हमें बस उस पेपर को एड्रेस करना है, हमें मास्टर नहीं हो जाना है, बिकॉज वी हैव टू बी मास्टर ऑफ आवर सब्जेक्ट, नॉट द राजस्थान जीके एंड एवरीथिंग। तो फिर इंटरनेट पे वही चीज़ें कुछ चीज़ों को स्क्रॉल डाउन किया, फिर आपका ही पता चला, और फिर कुछ वीडियोस वगैरह देखे, प्रीवियस पता चला कि 2000 जब ये 2 एग्ज़ाम्स हुए थे तब कैसा ट्रेंड गया था। तो वही बेसिक आइडिया जो भी था, फिर जो भी चीज़ों को मैंने जल्दी करने की कोशिश करी, और आई थिंक वही फिर एक छोटा कोर्स पैक आपका ही लिया, और आई थिंक चीज़ें वर्कआउट कर गई, उसी के साथ मैं स्टिक रहा। और तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि अंशुमन है 3 पेपर होते हैं, म्यूजियोलॉजी है उसका तो शायद मेरे हिसाब से कोई प्रिपरेशन करवाता भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता, नहीं तो टीचर के लिए और न स्टूडेंट के लिए। जो पेपर 3 जीके का पेपर होता है उसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से ही यहाँ के स्टूडेंट रहे ये, तो ये अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है कि अपने जो म्यूजियोलॉजी का रिजल्ट आया उसके अंदर फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्शन हुए अपने स्टूडेंट। और इसके साथ एक और बात बता देता हूँ, जल्द ही आपको एक और फर्स्ट रैंक है, वो है लॉ से, उनका भी वो भी अपने स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पे। बाकी रिजल्ट काफ़ी सारे तो नहीं आए हैं, आएंगे तब उनके बारे में और आपको खबर मिलने वाली है। हाँ, तो बाद में आपने अपने लेवल पे और कैसे तैयार किया इसको, पेपर 3 को?
पेपर 3 मैंने फिर वही जब और इस टाइम पे मैं फिर से बता दूं, मैं फिर से एएसआई के साथ था फॉर अंडर एक्सकवेशन इन राजगीर नालंदा। तो मेरी सारी प्रिपरेशन जो हुई है वो पूरी बिहार से हुई है, मैं कहना चाहूँगा। एक तरफ एक्सकवेशन चल रहा है, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी कर रहे हैं, और साथ के साथ ही एग्जाम की भी प्रिपरेशन चल रही थी। सो 5 बजे जब हम फ्री हो जाते थे, उसके बाद में ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे मैं टाइम निकालता था। डिनर के बाद में रात को 1-1, 2-2 बजे तक हमने पढ़ाई करी है और फॉर म्यूजियोलॉजी मेन पेपर्स, क्योंकि जो भी हमारे नोट्स रहे और जितने भी यूजीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, अगर सॉरी आप पेपर 3 पूछ रहे थे, तो उसमें तो जो भी आपके पीडीएफ्स वगैरह आई थिंक आपने ख़त्म कर दिया था उस समय तक चीज़ों को, तो वही रिवाइज करते जा रहे थे, बिकॉज और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत थी नहीं। आपने कहा था अगर इतना भी हो जाएगा तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी पेपर 3 में। तो उसी तरह से फिर दिसंबर तक ये सारा काम रिवीजन का चलता रहा, बार बार वही चीज़ें। और फिर बिहार से ही जब 7 जनवरी को ये पेपर 3 हुआ था, तो वहीं से ही मैं आया था जस्ट टू अटेम्प्ट दिस पेपर। और घबराहट तो बड़ी हो रही थी कि भाई कैसा जाएगा, प्रिपरेशन हो गया है, अब जैसा भी होगा होगा, बट आई हैव टू अटेम्प्ट दिस पेपर। तो वही फिर लौटते समय अगले दिन पेपर हुआ और 8 तारीख को ट्रेन वापस थी बिहार के लिए। तो फिर ट्रेन में ही आपने अपना वो शुरू कर दिया था लाइव डिस्कशन, तो वो मिलाया करा तो अराउंड 20 मार्क्स आई वाज स्कोरिंग आउट ऑफ 50। बट मतलब देखो 20 मार्क्स है, इसकी अपन बात करें कि जैसे हिस्ट्री में बात करें, पॉलिटी में बात करें, तो ये मार्क्स थोड़े कम हैं। लेकिन म्यूजियोलॉजी सब्जेक्ट है, उसका जीके से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। इसमें 20 मार्क्स बहुत अच्छे हैं इसमें स्कोर, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं उसके अंदर 35-35, 40-40 नंबर तक लेके आए स्टूडेंट, लेकिन आपका मतलब वो उसी टाइम पढ़ा था आपने जीके, पहले से आपका कोई वो इसमें बेस नहीं था। बहुत कम पता था, चीज़ें रिफ्रेश हुई काफ़ी सारी, राजस्थान की पॉलिटी और वो सब, क्योंकि एक लंबा गैप हो गया, मेन रीज़न यही रहा। तो उसके बाद में फिर 7 जनवरी के बाद में आई सेट कि चलो जो है 20 हो गया, बिकॉज जैसा आपने कहा कि 35-45 तक लोग स्कोर कर रहे थे। तो थोड़ा लगा कि पता नहीं कुछ ज़्यादा मुझे परिणाम इसका भुगतना ना पड़े, बट ठीक है, अब जो हो गया हो गया। जो आगे कोर पेपर्स आने वाले हैं, जो मेजॉरिटी पेपर्स हैं अब हमारे, जहाँ पर अब पूरी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, तो वो कंपटीशन अब शायद और टफ होगा, बिकॉज वहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स माइंड अब फाइट करेंगे। तो उसमें फिर ऑलमोस्ट 2-2.5 महीना वहीं पर, जैसा मैंने बताया, एक्सकवेशन बंद होता, उसके बाद वहाँ का काम करके डॉक्यूमेंटेशन का वेंट बैक टू स्टडी आफ्टर डिनर, और इसी तरह से फिर चीज़ें चलती रहीं। 31 मार्च को फिर डेट आ गई थी कि हमारा पेपर होगा। तो फिर होल हार्टेडली पूरा 1 हफ्ते पहले मैं आ गया था अजमेर। सेंटर्स मेरे सारे अजमेर ही रहे थे एग्ज़ाम के, और वही सारे रिविजन्स और मास्टर्स के नोट्स और यूजीसी के पेपर्स और खुद हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो भी एकेडमिक वर्ल्ड की, तो उनको सारा हमने पढ़ा करा, क्योंकि आइडिया कुछ भी था नहीं, ये पहली बार सब्जेक्ट होने जा रहा था, तो प्रीवियस कोई बेंचमार्क था ही नहीं। जो भी कैसा पेपर आता है, क्या लेवल रहता है, पीवाई क्यूज देखें तो किस चीज के देखें, ये भी। तो उस समय तक आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया था? 2022 में हो गया था, एमए फर्स्ट ईयर में ही हो चुका था। उसी दौरान पीएचडी का भी चल रहा है, बीएचयू के भी एंट्रेंस हो रहे थे, आईआईटी गांधीनगर, बीएचयू और सेंटर फॉर म्यूजियोलॉजी कंजर्वेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी। सो इन 3 जगहों से इस बार सीट्स ओपन हुई थी फॉर म्यूजियोलॉजी। सो इसमें से बीएचयू का भी एंट्रेंस चल रहा था। सो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इन एंड अराउंड सब्जेक्ट मेरे हो रही थी उस समय पर, इन 2 से 3 महीनों में। तो फिर इन सब चीज़ों को मैं जैसे जैसे चीज़ें आती गई, आई सिंपली उन चीज़ों को करता गया। उसके बाद में इंटरव्यू का दौर, जो अंतिम पड़ाव आता है, उसकी जर्नी कैसी रही? 31 मार्च को जब पेपर हो गया था, फिर 1 अप्रैल को वापस रिटर्न, क्योंकि अभी भी मैं बिहार में ही हूँ, एक्सकवेशन सीजन चल रहा है हमारा राजगीर नालंदा में। तो उस समय लेकिन वही एक दिमाग अब बहुत स्केप्टिकल ब्रेन हो गया है कि कौन सा आंसर सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत फ्रेम हुए। विदाउट एनी डाउट आई मस्ट से कि 300 क्वेश्चंस को सेट करना, और इस लेवल पे जो पेपर सेट हुए थे, आई थिंक दिस वाज अ टॉप लेवल पेपर, आई वुड से, मोर देन यूजीसी नेट, बट नियर टू इट। और वी कैन सी कि बहुत बड़ा स्टैंडर्ड पेपर सेट हुआ था। उसमें कितने क्वेश्चंस हम चेक कर पा रहे हैं, फैक्चुअल हम चेक कर भी सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जा रहे हैं, तो ठीक है वो सही हो रहे हैं, बट हम कॉन्क्रीट कैसे माने, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की का एक बहुत बड़ा वेट रहा। फिर 11 जून को ऑफिशियल आंसर की रिलीज होती है, और अभी भी मैं बिहार में ही हूँ। 11 जून को जैसे ही आंसर की अपलोड होती है, सिंपली मैंने अपने टैब में चीज़ों को ले रखा था कि इनको चेक करना है, जो भी OMR की स्कैन कॉपी हमें मिलती है। तो हाथों हाथ मैंने सारे काम छोड़ के उसी समय आंसर की मिलाई,
एक बेंचमार्क मैंने सेट करा था कि आई थिंक 140 मार्क्स मुझे हमें स्कोर करने होंगे। आई थिंक तीनों पेपर के या दो पेपर के? तीनों पेपर के मिला तीनों पेपर के हाँ, 140 एक अप्रोक्सीमेट मैंने बना के रखा था अपने लिए कि 140 बिकॉज दिस इज अचीवेबल इजीली। जितना वो होता है 20 मार्क्स तो उसके हो ही गए हैं। अच्छा उसमें भी आई थिंक राजस्थान का ऑफिशियल आंसर की आ चुका था पेपर 3 का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अगर मॉडल आंसर की के हिसाब से एक नंबर और बढ़ गया था तो 21 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स ऐसे हुए थे। और उसके बाद में फिर 11 जून को जब आंसर की आई ऑफिशियल म्यूजियोलॉजी की तो वो चेक करी, सो कट आउट करके सारा अराउंड 113 मार्क्स आई वाज स्कोरिंग। तो नियर अबाउट 5 से 6 नंबर का लॉस था। जो मेरा एक था 120 नंबर, अगर 140 रखा है तो मैंने 120 मार्क्स कोर हमारे म्यूजियोलॉजी पेपर्स की, बट फिर भी 113 हुआ थोड़ा सा रहा क्योंकि 4-5 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गया था। तो वो एक लगता है कि अरे ये क्यों गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। बट अगेन की 300 क्वेश्चंस एग्जाम हॉल का प्रेशर, तो these mistakes are prone to happen I would say। तो ठीक है अब जो हो गया था, बट स्टिल डिसेंट इनफ स्कोर तो लगा कि यार इतने मार्क्स तो आई थिंक क्या पता किसी के आ रहे हो सकता है, बिकॉज आई नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। मुझे लगा क्या पता अगर किसी के 150 आ रहे हो, क्या पता नहीं आ रहे हो, मे बी किसी ने पूरे में से पूरे नंबर भी ले लिए हो, वी नेवर नो। तो बट एक थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि चलो जितना मैं अपना बेंचमार्क अगेन की जो एक सेल्फ कंपटीशन होता है अपने आप से ही कंपटीशन, तो उसमें 134 मार्क्स टोटल फिर मेरे पेपर 1, 2, 3 मिलाकर ऑफिशियल आंसर की इसके हिसाब से जा रहे थे। सो यही फिर मम्मी को बताया करा सारी चीज़ें, अगेन पहला कॉलोनी कोई होता है तो चीज़ें आई थिंक कि अब सेफ साइड में लग रही हैं थोड़ी। बट उसके बाद में पीएचडी में एडमिशन कंफर्म हो गया था मेरा इन बीएचयू इन राजस्थान यूनिवर्सिटी। सो आई ऑप्टेड फॉर द राजस्थान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर म्यूजियोलॉजी कंजर्वेशन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। तो फिर 14 जून को यहाँ पर हमें रिपोर्ट करना था फॉर आवर पीएचडी कोर्स वर्क, और वहाँ पे फिर मैं एक्सकवेशन को छोड़ करके चीज़ों को रैप अप करके अपना काम वहाँ पर मैं बिहार से राजस्थान अब आ जाता हूँ। उसके बाद में शुरू होता है वेट एक लंबा, मतलब 3 दिन बाद ही पीएचडी का भी एडमिशन हो जाता है आंसर की आने के बाद। तो उसके बाद में अब एक लंबा इंतज़ार रहता है कि अब मेंस का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि जब वो कट ऑफ आएगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये दिन रहता है आई थिंक जुलाई में 24 या 25 जुलाई 2024 को रिजल्ट आता है कि दिस इज द कट ऑफ, और 6 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। अराउंड 30-40 अपीयर होते हैं एक्चुअल एग्जाम में, उसमें से 6 लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ। सो कट ऑफ जाता है अराउंड 95.17 मार्क्स 95 And, और आपके बन रहे हैं 134 टोटल हो रहा था। 134 तो मैंने सिर्फ कट ऑफ को देखा था। आई वाज वाचिंग द मूवी इन पीवीआर सिनेमा इन अजमेर, क्योंकि हर सैटरडे संडे में अजमेर चला जाता हूँ अभी, क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है करने के लिए तो रिसर्च के सराउंडिंग। तो फिर मूवी देख रहे थे, सरफिरा वाज द मूवी, अक्षय कुमार की मूवी आई थी। तो उस मूवी को देखते देखते रात को 8 बजे आरपीएससी रिजल्ट अपलोड करता है। सो मूवी का इंटरवल होता है और मैं रिजल्ट का पीडीएफ क्लिक करता हूँ और उसमें सिंपली कट ऑफ देखता हूँ, इट वाज 95.14 और मैं उछल पड़ता हूँ थिएटर में कि मेरा हो गया कॉन्फिडेंस आता है। यस, तो वो हो गया है। और रोल नंबर नहीं देखता हूँ, सिर्फ कट ऑफ को देखता हूँ। फिर रोल नंबर दिमाग में आ जाता है, ये 251366, तो वो देखता हूँ, वो पहले नंबर पे होता भी है रोल नंबर। सो वो एक बहुत एक अगर कहूँ कि कॉन्क्रीट सक्सेस का एक पहला मोमेंट अगर होता है तो लगभग श्योर हो चुका था कि सिलेक्शन है अपना। यस, लग रहा था 134-95, बट अभी भी वही कि 6 लोग हैं। अब 6 लोगों के कैसे मार्क्स हैं, कौन कितने पर है, आई डोंट नो। तो फिर धीरे धीरे फिर वो इंतजार रहा 1 महीने का। फिर 1 महीने बाद अब फिर वही यूट्यूब पे इधर उधर से पूछना करना कि कब तक इंटरव्यूज होंगे। तो अब वो इंतजार एक थोड़ा अब जितना करीब आते जा रहे थे नहीं हो रहा था। तो फिर आई थिंक अगस्त में 19 या 20 अगस्त को नहीं, हाँ, फिर वो हमें डैफ वगैरह का फॉर्म का हमें अप्लाई करना होता है, तो 8 अगस्त तक वो लास्ट डेट होती है। तो 6 अगस्त 2024 तक मैं अपना डैफ आरपीएससी सबमिट कर देता हूँ पूरा भर की डिटेल में। उसके बाद में टू माय सरप्राइज आई थिंक ये बहुत जल्दी हुआ कि 12 दिन बाद ही 20 अगस्त को ही आरपीएससी अनाउंस कर देता है। हाँ, इंटरव्यू डेट्स अनाउंस हो जाती हैं, हमारे ग्रुप में कोई मैसेज करता है कि ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें पहला सब्जेक्ट म्यूजियोलॉजी भी इंक्लूडेड है। और 28 अगस्त को हमारे इंटरव्यूज होने थे। तो
I think that was one of the most biggest day of my life. कि this is the first time I am going to face the interview, one of the biggest interviews of my life. तो 28 अगस्त को फिर मैं पूरी तरह से प्रिपेयर होके वहाँ पे गया और अगले दिन फिर रिजल्ट आ जाता है. नेक्स्ट डे आ जाता है जब Yes. कोई भी इंटरव्यू वाला एग्जाम होता है आरपीएससी में, या लगभग सभी कमीशंस हैं यूपीएससी हो, उनमें जैसे लास्ट इंटरव्यू होता है या तो उस दिन आ जाता है रात तक या नेक्स्ट डे तक ही आ जाता है. तो इंटरव्यू के लिए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं आरपीएससी में जी. अलग अलग सब्जेक्ट के. मैं बात करूं हिंदी के अभी चल रहे हैं, बाकी के बड़े सब्जेक्ट हैं उनके इंटरव्यू कुछ के रिजल्ट भी नहीं आए. तो उन बच्चों में ये बहुत बड़ी एक जिज्ञासा है कि इंटरव्यू में होता क्या होगा, किन का बोर्ड था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके सब्जेक्ट का उसमें कितना रोल रहा था, जीके वाले क्या पूछे गए थे. थोड़ी सी उसके बारे में ब्रीफ में शुरू से लेके और थोड़ा सा वो जर्नी बताओ, जैसे सेकंड शिफ्ट में था या फर्स्ट शिफ्ट में था. आई थिंक मेरा शिफ्ट का मैं श्योर नहीं हूँ. हमारा इंटरव्यू का टाइमिंग जो मेरा था दैट वाज 4:30. 2 बजे 1:30 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था जो लेटर में था. ओके, तो ये सेकंड शिफ्ट रहा होगा. तो 1:30 बजे हमें वहाँ रिपोर्ट करना था. और इंटरव्यू जब मेरा नंबर आया तो हम 6 लोग थे वहाँ पर. और 4:30 बजे अराउंड मेरा नंबर आया था सीक्वेंस में. तो उससे पहले जो प्रिपरेशन रही ऑफ ऑल माय की जितना मैंने क्वेश्चन पेपर्स को देख लिया था, बिकॉज बियॉन्ड दैट हम इंटरव्यू के लिए आई डोंट थिंक सो कि उससे ज़्यादा कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली. उसके अलावा कुछ करंट हैपनिंग्स इन एंड अराउंड राजस्थान या कौन कौन से मेजर करंट इश्यूज इंडिया भी फेस कर रहा है या इंटरनेशनल मैटर्स, तो वो थोड़ा देख लिया था. और उसके बाद में सिंपली आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर माई ड्रेसिंग सेंस एंड एवरीथिंग. चीज़ों को बढ़िया से ड्रेसअप होकर के 12 बजे मैं घर से निकल गया था 28 अगस्त 2024 को फॉर आरपीएससी ऑफिस. और वहाँ पे हम पहुँच गए थे. फिर हमारा वेरिफिकेशन हुआ, सारे जो भी इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स हमको लाने के लिए बोला गया था ओरिजिनल्स, सो एक पूरा फाइल में ले जाकर हमें लाइब्रेरी में बैठा दिया गया. उसके बाद में वो वेरीफाई हुए. लगभग 1-1.5 घंटा ये प्रोसेस चला. उसके बाद में 3 बजे से इंटरव्यूज स्टार्ट हो गए थे. तो 4:30 पे मेरा सीक्वेंस में नंबर आया. देन आई स्टेप इन द रूम और 3 लोग थे वहाँ पर. और मेरे जो आरपीएससी चेयरपर्सन जो थे इट वाज लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़. केसरी सिंह राठौड़ के सर के बोर्ड में था आपका मेंबर, आरपीएससी के मेंबर रहे हैं. और जो भी कोई मेंबर होता है उनका एक बोर्ड होता है, वो वहाँ पे मैन लीड करते हैं और बाकी एक्सपर्ट आते हैं. तो सर और उनके साथ में एक मैम थी, काफ़ी सीनियर मे बी म्यूजियम प्रोफेशनल एक्सपर्ट थी वो, और दूसरे एक मेल एक्सपर्ट थे सब्जेक्ट के. तो फिर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन आई रिमेंबर, जो पहला ही सवाल होता है, तो पहला सवाल इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम कर्नल सर. ही लाइक माई टाई व्हाट आई वियरिंग. सो ही पुट अप अ क्वेश्चन कि व्हाई आर यू वियरिंग अ टाई. सो आई सिंपली सेंड विद अ स्माइलिंग फेस कि दिस इज स्पेशल मोमेंट ऑफ माई लाइफ सर, दैट्स व्हाई. सो आई सेड ओके फाइन. उसके बाद में जो भी मेरा पूरा इंटरव्यू रहा, अगले दिन आके मैंने रात को पूरा इंटरव्यू लैपटॉप में पूरा लिख लिया था कि मैं कभी भूल ना जाऊं कैसी चीज़ें हुई थी और कैसे हुई थी, फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. तो इंटरव्यू मैं शायद आपके साथ शेयर भी कर दूंगा जैसे जैसे क्वेश्चंस हुए. ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के फोक डीटी एक है मल्लीनाथ जी, उनके बारे में पहला कॉन्क्रीट सवाल जो आया तो वो आरपीएससी चेयरपर्सन, लोक देवता अपने राजस्थान के मल्लीनाथ जी, उनके बारे में. हाँ, तो मैंने सर को इतना ही कहा कि मैं बस इतना जानता हूँ कि वो राजस्थान के एक लोक देवता हैं जाने माने, और उसके बियॉन्ड अभी मेरे दिमाग में चीज़ें आ नहीं रही हैं. सो आई बेग योर पार्डन सर. तो उन्होंने कहा ओके नो इशू. उसके बाद में तो एक पहला ही क्वेश्चन काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग सा हो गया, बट आई बिलीव कि हमें कभी भी अपना कंफर्ट नहीं खोना होता है. हम बहुत सी चीज़ों को जानेंगे और नहीं जानेंगे, तो जो हम जानते हैं हमें वहाँ पे अच्छे से आंसर करना है. नहीं भी जान रहे हैं सो डोंट गेट नर्वस. चीज़ों के साथ में नर्वस नहीं होना है, बिकॉज हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं. सही बात है. उस समय जो आ रहा है हमें उन्हें एड्रेस करना है कॉन्फिडेंटली. तो इसी तरह इंटरव्यू आगे प्रोसीड होता है. क्वेश्चंस और सिलेबस जो है सामने रखा हुआ था पैनल के तीनों मेंबर्स के सामने. सिलेबस की कॉपीज़ थी, उसके सामने से ही वो चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे थे और इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस वहीं पे फ्रेम हो रहे थे. और इसी तरह कुछ थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल लर्निंग जो होती हैं हमारी सिलेबस में थी म्यूजियोलॉजी के. तो उसमें से आरपीएससी चेयरपर्सन सर ने क्वेश्चन पूछा. मेरे अजमेर के अराउंड दरगाह से जुड़े क्वेश्चन थे, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट से हम हैं शायद उससे वो कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं. तो और क्योंकि अजमेर में म्यूजियम्स भी हैं, अकबर का फोर्ट है जो खुद अब एक राजपुताना म्यूजियम अजमेर है, और जयपुर में जो मैंने म्यूजियम्स विजिट करे, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हुए थे.
और जो म्यूज़ियम्स मैंने अपने जो मेरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहा अक्रॉस इंडिया, तो उसमें बॉम्बे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई, और बिहार में जो मैं रहा नालंदा ASI साइट म्यूज़ियम। तो इस तरह से वेरिड क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के रहे वो थे। और तो और अजमेर के जो क्वेश्चंस हुए थे उसमें अकबर फोर्ट, उसके पुराना नाम क्या था, सो आई रिमेंबर मैगजीन उसको कहा जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने में। उसका इतिहास पूछा गया, कैसे वो म्यूज़ियम प्रपोज होता है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताऊं जो क्वेश्चंस हुए तो थे। आपके जवाब जैसे मतलब क्या था, सब्जेक्ट के जवाब कितने सब्जेक्ट के परसेंट क्वेश्चन थे हाँ जिनके आपने मतलब करेक्ट जवाब दे दिए थे? आई थिंक 60-70% क्वेश्चंस कोर म्यूजियोलॉजी के थे जो हमारा सब्जेक्ट था, और उसके जवाब कट टू कट मैं देता गया। एक दो जगह ऐसा हुआ कि आई फंबल्ड अपॉन, अदरवाइज आई वाज फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल मिक्सचर थे, कॉन्सेप्चुअल, एप्लीकेबल और फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन। वो ज्यादा थे। कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि म्यूजियम में आपको कोई गैलरी शिफ्ट करनी है अल्बर्ट हॉल में, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? अगर होगा तो क्यों होगा, अदरवाइज क्यों नहीं होगा? फैक्चुअल पोर्शन कितना फैक्चुअल था? में अजमेर का जो राजपुताना स्टेट म्यूजियम अजमेर है, हाँ। उसकी हिस्ट्री पूछी थी कि कैसे वो प्रपोज होता है म्यूजियम, सो आई नैरेटेड ऑल द स्टोरी। और उसके बाद में एक जो ट्रिकी क्वेश्चन था, जो एक्सपर्ट लेडी मैम थी, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द अर्लीस्ट नेम ऑफ अकबर्स फोर्ट बियॉन्ड अकबर, क्योंकि फोर्ट तो अकबर से पहले का भी बना हुआ है। सो ये मुझे नहीं पता था, बट आई वाज मे बी शी रियलाइज्ड कि मुझे जानने की इच्छा है या जो भी क्यूरियस माइंड, सो मैम सेड कि उसे दौलत खाना के नाम से जाना जाता था। सो उससे मुझे भी चीज़ें सीखने को मिली। तो ऐसा भी होता है इंटरव्यू में, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर आपको बताएंगे नहीं, वो चीज़ें आपको भी और कुछ सिखा देते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ का जवाब भी बताया मुझे। सो वो अब शायद मुझे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि अकबर फोर्ट का नाम सबसे पहला दौलत खाना था। उसके बाद में आगे आगे क्वेश्चंस होते गए सब्जेक्ट्स के, और बीच में लास्ट क्वेश्चन जो रहा था वो एक काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड और फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन था कि आज से 50 साल बाद जो RPSC चेयरपर्सन सर पूछते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो मुझे याद है कि आज से 50 साल के बाद में वर्तमान स्थिति में जो संग्रहालय हैं भारत के, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो किन चीज़ों की ज़रूरत होगी कि हमें चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं, और क्या अभी गवर्नमेंट इस कंसर्न में कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके अराउंड पे मेरा जवाब रहा था। सो दिस वाज द इंटरव्यू थिंग। मतलब इंटरव्यू से पता चलता है पूरी इस स्टोरी से कि अपना सब्जेक्ट है उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है या जो अप्लाइड पार्ट कह सकते हैं हम, जिसको वो यूज करना है उस चीज में स्पेशली पता होना चाहिए। हो सकता है फैक्चुअल पार्ट है वो अपने याद ना भी हो तो उसका कोई नहीं आता, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। और इंटरव्यू में आपका जो पता नहीं कौन सा पॉइंट जो उसका 5% पार्ट होता है वो आपके इंटरव्यू को पूरे को डिसाइड करता है। आपने 10 क्वेश्चनों के जवाब नहीं दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्चुअल या अप्लाइड पार्ट का जवाब नहीं देते हो तो उससे एक झलकता है कि नहीं ये तो आपने बस रट रटा के आए हो आप। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ आप लोगों की क्यूरियोसिटी भी होगी इसमें कि अंशुमन है, फर्स्ट रैंकर हैं RPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो इनकी लाइफ कैसी है, क्या ये कैसे जीते हैं? तो मैं जानना चाहूँगा कि फर्स्ट रैंक है इसका मतलब पूरा किताबों में घुसे रहते थे या कुछ मतलब और एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करते थे क्या? मतलब इसके बारे में आपका क्या है? एक्चुअली ऑलवेज बीन इनटू स्टडीज, वो टैग भी लगा हुआ है कि काफ़ी स्टूडियस टाइप का लड़का है या जो भी है। सो नहीं, वो है भी चीज़ें, और पढ़ने में चीज़ों को एक्सप्लोर करना, न्यूज़पेपर रीडिंग मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक 50 से ज़्यादा तरह के न्यूज़पेपर्स मैं टिल नाउ एक्सप्लोर कर चुका हूँ अक्रॉस इंडिया। एडिटोरियल्स को देखना कि न्यूज़पेपर कैसे सेट होते हैं, उनके आर्टिकल्स की लैंग्वेज कैसे होती है, बिकॉज आई बिलीव न्यूज़पेपर डोंट जस्ट टीच यू करंट अफेयर्स और जस्ट द इन्फॉर्मेशन डेली, वो बहुत कुछ आपकी पर्सनालिटी में चीज़ों को इनबिल्ट कर सकता है। तो वो मेरा एक शौक है दरअसल, आई वुड लाइक टू से कि एक तरह का इंटरेस्ट या हॉबी कहूँ। तो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में था तो आई रेड टू कि हम बचपन में पढ़ते थे शिवसेना का सामना न्यूज़पेपर आ रहा है और मराठी इज ईजी टू रीड, तो सामना न्यूज़पेपर लेके भी पढ़ा। और जितने तरह के न्यूज़पेपर्स होते हैं कि द स्टेट्समैन, टेलीग्राफ, जो लेजेंडरी न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया के, नॉट जस्ट हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके अलावा भी जितने कैसे वो न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग रहता है। अदरवाइज नई नई बुक्स को एक्सप्लोर करना, बुक स्टोर्स में काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ। क्रॉसवर्ड्स आई लाइक टू विजिट वेरी मच। तो उसके बाद में फिर एक बुक लिस्ट को बनाता रहता हूँ कि ये चीज़ खरीदनी है, ये बुक खरीदनी है, क्यों खरीदनी है। फिर चूज़ करता हूँ कि दो में से इसको लेना है कि इसको नहीं लेना है। नॉवेल्स थोड़ा सा कम पढ़ता हूँ, मोर इनटू द नॉन फिक्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस और हिस्ट्री, और अब तो म्यूजियोलॉजी है पूरा। मन पहले से बहुत था और अब तो पूरे हक से पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज अब थैंकफुली वही पूरा प्रोफेशन मिल भी गया है।
सो हॉबीज़ और खाने पीने का शौक है, नए नए रेस्टोरेंट विजिट करने का, और जयपुर जैसी सिटी में आ गया हूँ, आई थिंक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। नॉर्थ इंडिया में वैसे भी Yes. खाने पीने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। एग्जैक्टली। अब तो क्या साउथ इंडिया वाला फूड है वो भी यहाँ पे मिल रहा है, नॉर्थ हाँ। वाला ऑलरेडी पहले ही रिच है, यस। वो चीजें ऑलरेडी। मूवी देखने का क्या मूवीज का काफी मतलब कंटेम्प्रेरी, एज मैंने बताया कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी मूवी देखने गया हुआ था। आपकी कोई फेवरेट मूवी? फेवरेट तो नहीं कहूँगा, मुझे जो भी मूवी चलती है मुझे सब पसंद आ जाता है। आई एक्चुअली मैं किसी को क्रिटिसाइज कर नहीं पाता, क्योंकि आई बिलीव कि ठीक है, कहानी बनी है, लेट्स एंजॉय इट, सिंपल। देखो फाइनली जो कंक्लूजन इस इंटरव्यू का अपन देखें अंशुमन की स्टोरी का, तो मैं एक चीज देखने को मेरे को मिल रहा है कि यार इतने लंबे स्ट्रगल में इतनी असफलताएं मिलती हैं, बहुत से स्टूडेंट टूट जाते हैं कि नहीं यार अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, गिव अप कर देते हैं कि बहुत कर लिया अब छोड़ देते हैं चीजें। लेकिन इन्होंने उस चीज में कभी भी हार नहीं मानी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की। इन्होंने बोला मेरा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो वीक था शुरू से, एक्सेप्ट किया उस चीज को, और उसको एक्सेप्ट करके इन्होंने क्या किया कि चलो आगे अपन और चीज़ें हैं उनके अंदर बेहतर करते हैं। म्यूजियोलॉजी में इन्होंने बहुत बेहतर किया। जब अपन अच्छा करते हैं तो ऊपर वाला भी अपने लिए कुछ न कुछ चीज़ें हैं वो सुरक्षित रखता है। 2 पोस्टें आई थी यहाँ पे म्यूजियोलॉजी में, और उस समय इनका यूजीसी नेट हो चुका था, और उसके अंदर इनकी फर्स्ट रैंक आई है। तो ये मतलब कई बार क्या होता है कि अपने जीवन का पार्ट कुछ आता है तो उसको अपन फाइनल नहीं मान लेना चाहिए। सफलता, बहुत बड़ी सफलता अपना वेट कर रही होती है, और ये आपको सामने देखने को मिला है। अंशुमन, आपके आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से। थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं कि म्यूजियोलॉजी में अभी बहुत कम स्टूडेंट हैं राजस्थान में, आने वाले समय में ढेर सारे स्टूडेंट हों और आपसे पढ़ के वो बहुत आगे जाएं, और इस सब्जेक्ट का भी काफ़ी विस्तार हो, क्योंकि स्पेशली राजस्थान में अपन देखें तो म्यूजियोलॉजी की और ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पे तो जैसे हेरिटेज वगैरह हैं, आप जयपुर में आओगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे जैसे संग्रहालय वगैरह हैं, वहाँ पे आप चीज़ें देखोगे। म्यूजियोलॉजी का अर्थ आप म्यूजिक से मत लगा लेना, ये संग्रहालय है, आप देखते हो बहुत सारे फोर्ट वगैरह हैं, वहाँ पे जो होते हैं जो अपना म्यूजियम होता है उससे रिलेटेड है ये चीज़। म्यूजियम्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि म्यूजियोलॉजी को इंडिया में हम म्यूजियोलॉजी बोलते हैं, अदरवाइज यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर इसे म्यूजियम स्टडीज़ बोलते हैं। और आई थिंक म्यूजियोलॉजी वेलकम्स एवरीवन, बिकॉज संग्रहालय हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक ज़रिया होते हैं। सिर्फ इतिहास और आर्कियोलॉजी या उन स्कल्पचर मूर्तियाँ, जो अजायब घर जो एक आम आदमी सोचता भी है संग्रहालयों के बारे में, तो संग्रहालय तो ये एक काफ़ी एज ओल्ड थिंकिंग है जो अब शायद बदल रही है। बहुत नए तरह के संग्रहालय खुद इंडिया में ही इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इंडिया में आज के टाइम पर अराउंड 1000 के आसपास संग्रहालय हैं पूरे इंडिया में। और संग्रहालय हैं तो उनमें म्यूजियम प्रोफेशनल्स भी चाहिए होते हैं। सो बहुत सारी पोजीशंस निकलती हैं स्टेट गवर्नमेंट म्यूजियम्स और प्राइवेट म्यूजियम्स में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूजियम्स में भी। तो उनके लिए हमें अच्छे प्रोफेशनल्स म्यूजियम्स के तभी बन पाएंगे जब वो अच्छा पढ़ेंगे। सो दैट इज़ द सब्जेक्ट म्यूजियोलॉजी ऑल अबाउट, कि उसको पढ़ेंगे और आगे संग्रहालय तभी अच्छा फंक्शन कर पाएंगे। यही मेरा एक विजन है। मैं जो ये अपना साक्षात्कार है इसका अंत इस बात से करूंगा कि जो अंशुमन है, आप आने वाले जो स्टूडेंट हैं, भविष्य के जो म्यूजियोलॉजी है या अन्य स्टूडेंट जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए आप मतलब एक की पॉइंट के रूप में यदि आप संदेश देना चाहो कि कौन सी बातों का ध्यान रखना है। एक तो स्पेशली जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं अभी, उन स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहोगे कि इन चीज़ों को एटलीस्ट आपको पढ़ के जाना चाहिए या इनको आपको अपनाना चाहिए, वो आप क्या बताओगे? हाँ, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आई वुड से 3 थिंग्स। डू योर करंट पार्ट वेरी वेल, जो भी आपके आसपास हो रहा है। ओपिनियंस पे काम करिए, फैक्ट्स के पीछे नहीं भागना है। फैक्ट्स जो आपके चेक होने थे वो सब हो चुके हैं इन योर रिटन एग्जाम। नाउ इज़ द टाइम टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। अपनी आप क्या सोचते हैं चीज़ों के बारे में, राजस्थान के मुद्दों के बारे में, देश के मुद्दों के बारे में, विदेश के मुद्दों के बारे में। और अपने सिलेबस के साथ में अच्छे से आप एंगेज रहिए, सिलेबस को देखते रहिए। उसमें जो कीवर्ड्स हैं आपको लगते हैं कि इस पे कुछ क्वेश्चन हो सकता है, इस पे कुछ पूछा जा सकता है, तो उसको एक अपने आप से ही एक सवाल जवाब का दौर अब शुरू कर देना चाहिए। तो वही करते रहिए, दिमाग में एक, इसे मैं कहता हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का जो स्टेज है वो अब चालू हो जाना चाहिए। और द लास्ट थिंग इज़ बी योरसेल्फ, डोंट फेक, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए और हंसते मुस्कुराते हुए इंटरव्यू देना है। इट्स अ वेरी इजी थिंग, नॉट दैट टफ। सो आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। एक क्वेश्चन और रह गया, इसका अंत करें उससे पहले अपने सक्सेस करें। अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है, वो भी फर्स्ट रैंक के साथ में,
अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया थी कि आपका पीएचडी चल रहा है, अब लाइफ कैसी चल रही है, अब क्या महसूस कर रहे हो, अब जो सिलेक्शन के बाद का जो ये दौर है ना, ये कैसे जी रहे हो, एक मतलब रियल वाली फीलिंग क्या आ रही है, क्या कर रहे हो? अभी एक तो कॉन्क्रीट, एक तो वेट है कि कब ज्वाइनिंग मिलेगी, हम्म, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा से किसी एक वर्ड में कहूँ तो एक सेंस ऑफ अथॉरिटी भी आ गया है। आई बिलीव कि ये एक नैरो सक्सेस है, क्योंकि अब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, एंड एग्जैक्टली। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड आई बिलीव ईच एंड एवरी डे कि मैं उस हर दिन के साथ जस्टिस कर पाऊँ जो भी अब आने वाला है मेरी लाइफ में, बिकॉज नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन के बाद अपन सोचते हैं कि यार बहुत सारी मस्ती करेंगे, चलो वो तो ठीक है, एक पार्ट है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आती हैं। अपन को बाद में बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं अपनी अच्छाइयों को फॉलो करें, तो अपना जीवन है वो भी बहुत जिम्मेदारी के साथ जीना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात कही है कि सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अब पहले हो सकता है कि स्टूडेंट लाइफ होती है, उस समय थोड़ी बहुत लापरवाही भी चलती हैं चीजें, बिकॉज अब लेकिन हम और अकाउंटेबल हैं, अब बिल्कुल। एक बहुत बड़ा फ्यूचर जनरेशन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर है अब तो। और सबसे बड़ी एक नोबेल जॉब है भी, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक आने वाली जनरेशन खड़ी करने वाले हैं, उनको क्या वैल्यूज मिलेंगी, अपनी लाइफ से क्या सीखने वाले हैं वो, ये सब चीजें, तो ये जिम्मेदारी वाला काम है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन के बाद में बस सब चीजें ऐसे ही चलने वाली हैं। चलो अंशुमन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू और सो हम मच। चाहते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट खड़े करो इस तरीके के, और अपनी कॉलेज लाइफ है, आने वाली जो कॉलेज एजुकेशन है, उसमें बहुत शानदार वर्क करो। थैंक यू सो मच सर।